नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन वोट बैंक को साधने की जुगत भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने शुरू कर दी है। इसी के चलते मध्य प्रदेश भाजपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक माने जाने वाले लाल सिंह आर्य को पार्टी ने एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी ने कई लोगों को चौंका दिया है। लेकिन बीजेपी को पता है कि आर्य की ताजपोशी और आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। इन दोनों को आगे बढ़ाने के पीछे संघ और भाजपा की सोच इन दोनों वर्गों में अपनी खोई हुई साख को वापस पाना है। पिछले चुनाव में दलित और आदिवासियों की नाराजगी ही भाजपा को भारी पड़ी थी और अब जब 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एससी की 9 सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। इसके साथ ही बिसाहू लाल की सीट एसटी कोटे में आती है, वहाँ भी भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में धुर्वे और आर्य बहुत काम आएंगे। बसपा भी पूरी ताकत झोंकने वाली है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। फोकस बढ़ाने को कहा था, जिस पर 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लाल सिंह आर्य और ओम प्रकाश धुर्वे को केंद्रीय टीम में स्थान मिला है। भाजपा के नेताओं के मुताबिक पिछले चुनाव में जिन अनुसूचित जाति वाली सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ की सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस हो गया है। हालांकि भाजपा नेता राजू मालवीय ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि जनाधार के लिए पार्टी आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास को लेकर चलती है और इसलिए हमारे यहाँ पर संगठन में सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात अलग है कि उसमें वो स्थान मध्य प्रदेश को मिल गया, तो हमारे लिए तो ये गौरव की बात है कि अगर अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हैं तो निश्चित रूप से वे पूरे देश का ध्यान रखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को आत्मीयता ज़्यादा लगेगी। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 4 बड़े पदाधिकारी मध्य प्रदेश से हैं। उसमें कहीं न तो जनाधार खींच सकने की बात है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इन चारों के कारण पार्टी और मजबूत है। 4 साल पहले एट्रोसिटी एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ था। यहाँ 9 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि अब पार्टी इन 9 सीटों पर अपने चेहरों को बदलने के साथ ही दलित वोटों को साधने पर नजर टिकाए हुए है। जानकारी के मुताबिक पार्टी संबल योजना के जरिए एससी वर्ग को सरकार की योजनाओं से जोड़कर अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश में है। तो बीएसपी ने ग्वालियर चंबल इलाके पर फोकस करते हुए दलित वोटों को साधने की कवायद को तेज कर दिया है। बीएसपी के मुताबिक गुना में दलित किसान परिवार के साथ हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और एक दलित युवक की मारपीट का मामला बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। तो कांग्रेस भी इन सीटों पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुना क्षेत्र के अंदर किसान को पीटना, जमीन से बेदखल करना, उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ देना, इस तरह की अनेक घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। तो केवल और केवल अपनी पार्टी के नेताओं को पद दे देने से दलित समुदाय आपको माफ नहीं कर देगा। दलित समुदाय आपके संग, आपके समर्थन में खड़ा नहीं हो जाएगा। जवाब आपको दलित समुदाय को देना है, ना कि अपने नेता और कार्यकर्ताओं को। जवाब आपको जनता को देना है, जिसके वोट आपने षड्यंत्र पूर्वक खरीद लिए, ना कि अपने नेता और कार्यकर्ताओं को खुश करने से आपको वोट मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कितने भी नेता कार्यकर्ताओं को पद से नवाज ले, पर अंततः जनता ही उनके भविष्य
तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। भटनागर जी, जिस प्रकार से दोनों की नियुक्ति हुई है, आपको लग रहा है कि महज संयोग है या निश्चित तौर पर बीजेपी की नज़र SC ST कोटे की उन सीटों पर होगी जो पिछली बार मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण बनी थी, चाहे हम निमाड़ में देख लें चाहे ग्वालियर चंबल में? देखिए मनोज, मुझे लगता है कि ये एक संयोग हो सकता है कि लाल सिंह आर्य उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर सर्वाधिक चुनाव होना है, लेकिन पहली बार उन्हें मौका मिला। अनुसूचित जाति मोर्चे का कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि वो पार्टी में नाराज़ हैं, नाराज़ चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उनके बारे में कही जा रही थी। लेकिन निश्चित तौर पे वो दलित नेता हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के सारे दलितों के नेता लाल सिंह आर्य, बीजेपी में इस तरह से नेता शायद प्रोजेक्ट होते नहीं हैं जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से निर्णय लिया, चूँकि वो एक पार्टी के एक दलित चेहरा हैं, संघनिष्ठ कार्यकर्ता यानी RSS से जुड़े हुए, RSS में अपनी छवि वो अच्छी रखते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ हो कि दलित नेता के तौर पे जो है मतलब एक किसी लीडर की इमेज बने, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रयोग हुए नहीं है। ऐसे कांग्रेस के अंदर जरूर हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस में लंबे समय से ऐसी लीडरशिप ख़त्म हुई और उसके बाद दलित, आदिवासी, ये सारे वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी नेता के माध्यम से इन वर्गों को अपनी तरफ नहीं जोड़ा। उन्होंने तरह तरह के कार्यक्रम किए। हमने देखा सिंहस्थ में अमित शाह आए थे, दलितों के साथ भोजन किया था, दलित महाकुंभ कुछ इस तरह ऐसे कई एक जो है हमने देखा। झाबुआ में जो है हिंदू समागम के माध्यम से आदिवासियों को जोड़ा गया था। तो मुझे लगता है कि वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन ये मान सकते हैं कि लाल सिंह आर्य का कोई असर अगर होगा यहाँ पर, चूँकि ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार दलित और स्वर्णों के बीच में खाई पैदा हुई थी, चुनाव से ठीक पहले आंदोलन हुए थे, दंगा फसाद हुआ था। अब वो क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब हम डिसीजन कुछ कर पाएंगे कि हाँ, लाल सिंह आर्य की इस नियुक्ति से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई फ़ायदा हुआ। जी प्रभु जी, लेकिन एक लीडरशिप डेवलपमेंट की तैयारी मान सकते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि VD शर्मा को पार्टी ने आगे किया, कि जब हमने देखा कि उनको विधायक तक का टिकट लेने नहीं दिया था बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने, सांसद के तौर पे वो चुने गए और किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनको सबसे युवा वो प्रदेश अध्यक्ष बने। अब लाल सिंह आर्य की जो नियुक्ति हुई है, उन दोनों को देखा जाए तो ग्वालियर चंबल के नज़रिए से अगर देखें, क्योंकि SC ST की सीटें खासी संख्या में, खासतौर से SC की, और उनमें से भी ज़्यादातर सीटें उसी क्षेत्र से आती हैं, तो लाल सिंह आर्य का भले एक इम्पैक्ट उतना ना हो व्यक्तिगत, लेकिन एक नेता के तौर पर अगर पार्टी उनको साथ देगी तो क्या वो करिश्मा कर सकते हैं कि जो खोई हुई ज़मीन है बीजेपी की दलितों के बीच, उसको पाने में पार्टी की एक बड़ी तौर लंबी मदद कर सकते हैं वो? देखिए मनोज जी, यदि हम पिछले चुनाव को देखें तो उस चुनाव का श्रेय जरूर उस क्षेत्र में जीत का, जो कांग्रेस की ज़्यादातर MLA जीते थे, तो उसका श्रेय सिंधिया के सिर पर जाता है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी उस पृष्ठभूमि में। एक तो शिवराज सिंह चौहान का वो बयान, अजाक्सिया मंच से कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता, बिल्कुल, और दूसरा वो जो दलित आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट वाला जो था, वो जो एक आंदोलन हुआ था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसकी वजह से एक तरफा वहाँ के परिणाम, खासकर इन सीटों के परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे। लाल सिंह आर्य गोहद से विधायक रहे हैं। लाल सिंह आर्य जो है वहाँ से उस क्षेत्र के जाटव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़ी तादाद में उस क्षेत्र में वो खासा प्रभावी है चुनावी राजनीति में। और यही जाटव समुदाय जो है आने वाले समय में बिहार के जो इलेक्शन है वहाँ पे भी जाटव समुदाय खासी तादाद में है, तो वहाँ पर भी लाल सिंह आर्य का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो जो भटनागर जी कह रहे हैं कि भाजपा किसी भी लीडर का चुनाव जातिगत आधार पे नहीं करती, तो भाजपा भी लीडर का चुनाव जातिगत आधार पे करती है, सादे लाभ शुभ देखकर करती है, नफ़ा नुकसान देखा जाता है, उसके बाद नेताओं को पद पर बैठाया जाता है। लाल सिंह आर्य को यदि ये जिम्मेदारी दी गई है तो इसकी मुख्य वजह मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं, खासकर जो उस क्षेत्र में होने वाले हैं, और इसके साथ ही जो बिहार के आने वाले इलेक्शन हैं, उसको फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया है। ये जरूर है कि लाल सिंह आर्य अपने क्षेत्र में नाराज़ थे, वो नाराज़गी का इजहार भी कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ से उनके जो प्रतिद्वंदी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनको पार्टी फिर से टिकट दे रही है। ऐसे उनके लिए कोई जगह बचती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। और लाल सिंह आर्य को लेकर मनोज जी एक बहुत बड़ी चीज़ और है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर थे
प्रदेश अध्यक्ष, उस दौर में एक बार लाल सिंह आर्य को जब मंत्रिमंडल में कई बार लिया नहीं गया, तो एक बार ऐसा भी अवसर आया था कि उनको यही मध्य प्रदेश के एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसको उस पद को उन्हें ठुकरा दिया था कि ये पद जो है उनको कमतर लग रहा था। बिल्कुल। बाद में एक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको वही पद मध्य प्रदेश का मंजूर करना पड़ा। उस पद को लेकर वो एससी मोर्चे के तहत पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया था। अब उसी मोर्चे का राष्ट्रीय स्तर की एक जिम्मेदारी उनको दी गई है, जिससे वो स्वाभाविक तौर पर खुश होंगे, क्योंकि एक बड़ा कद इससे हो गया प्रदेश के नेताओं में उनका। और इसी तरीके से हम यदि ओम प्रकाश धुर्वे को देखें तो जो एक ट्राइबल वोट बैंक का जो मामला है, जो कांग्रेस के खाते में चला गया था 2018 में, बिल्कुल। यदि हम बिसाऊ लाल सिंह की सीट की बात करें अनूपपुर की, तो ऐसी कुछ ट्राइबल सीटों पर भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर ओम प्रकाश धुर्वे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है चुनाव में। और केवल यदि वो नेता सामने प्रचार करने भी नहीं जाता है, तो केवल उसको जो चूँकि आपने राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया है, प्रदेश से जब भी राष्ट्रीय कार्य समिति में 4-5 नेता मध्य प्रदेश के यदि वहाँ पर जा रहे हैं, उनमें यदि 2 इस वर्ग के नेता हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इनका नाम लेकर अपना मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। भटनागर जी, एक प्रभु जी ने एक जो बात की जाटव वोट बैंक की, तो जो बसपा चुनाव लड़ रही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मायावती का जो कोर वोट बैंक माना जाता है वो जाटव माना जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। अब वो जब दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और अगर एक जाटव नेता बीजेपी ने सामने मैदान में उतार दिया, तो निश्चित तौर पर जो उनका कोर वोट बैंक है उसमें कुछ ना कुछ बंटवारा होगा। तो स्वाभाविक तौर पर इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं वो बगावत करके बीएसपी में भी शामिल हो रहे हैं और कुछ बीएसपी के नेता कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। तो इस पूरे घाल मेल में जो कुछ निकलेगा उसके बाद कांग्रेस की मुसीबतें कितनी बढ़ने वाली, क्योंकि उनको नए सिरे से समीकरण बैठाना पड़ेंगे उम्मीदवारों की। हालांकि उन्होंने घोषणा कर दी 4 उम्मीदवार ही बचे हुए हैं। देखिए मनोज, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि जाटव समाज जो है वो मायावती या बीएसपी का समर्थक है, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर प्रदेश में है। मुझे लगता है चूँकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं ग्वालियर चंबल में, वहाँ ज़रूर बीएसपी का असर है, लेकिन वहाँ पे बीएसपी की सफलता में हमेशा दलित प्लस बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन काम करता रहा। और जिन सीटों पर बीजेपी या बीएसपी को सीट जगह मिली जी, खास करके इसी हिस्से में, तो वहाँ पे बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवार चुनाव जीते, जिन्होंने बाद में बीएसपी को छोड़ा भी। तो जाटव समाज का वोट हो सकता है कि वो बीएसपी की तरफ जाता हो। और लाल सिंह आर्य मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हम पहले भी जब देखेंगे कि मध्य प्रदेश से फग्गन सिंह कुलस्ते या सत्यनारायण जटिया अलग अलग वर्ग से हमेशा ध्यान रख के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की एक प्रवृत्ति है। तो उसी हिसाब से लाल सिंह आर्य का सोच समझ के, जैसा प्रभु कह रहा है कि बिना किसी सोची समझी रणनीति के बिना शायद पोस्ट नहीं किया हो, तो निश्चित तौर पे किसी भी नेता को अगर आप लाते हो तो उसके रणनीतिक राजनीतिक लाभ क्या है, इस पे विचार एक राजनीतिक दल करता ही होगा। तो मुझे लगता है कि लाल सिंह आर्य वहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं। फिलहाल बिहार का भी उदाहरण दिया, बिहार के अंदर भी उनका चूँकि राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं तो पार्टी वहाँ भी उपयोग कर सकती है, उत्तर प्रदेश में भी उपयोग कर सकती है। और हाल फिलहाल हम मान सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में निश्चित तौर पे उनका बीजेपी उपयोग करेगी। प्रभु जी उपयोग तो करेगी, लेकिन एक और चीज़ है कि जैसा हम देख रहे थे कि जब कांग्रेस ने कहा था कि आदिवासी जो हैं वो हिंदू ना लिखें, आदिवासी लिखें, संघ एक अभियान चलाने की पूरी तैयारी की। चुनाव में हार के बाद सुमेर सिंह सोलंकी का राज्यसभा जाना एक ऐसे खाटी कार्यकर्ता का जिसको उनके इलाके के अलावा बहुत कम लोग जानते थे। उसके बाद अब ओम प्रकाश धुर्वे को भेजना, लाल सिंह आर्य की ताजपोशी, यानी जो संघ के लगातार और जिस प्रकार से मोहन भागवत मध्य प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं, तो एक लंबी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है कि दलित वोट बैंक अपनी जगह और SC ST दोनों वर्गों में एक जो बड़ी पेड़ बनाना, और जो संघ लगातार कहता रहा है कि एक गाँव, एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और यदि आरएसएस की सोच को देखें तो ये आइडियोलॉजी पे काम जरूर करते हैं, लेकिन ये एक विकासवादी सोच भी रखते हैं। पूरे देश को, समग्र हिंदू की बात करते हैं तो सारे हिंदू समाज को एक रखकर चलने की दिशा में वो प्रयास करते हैं। और जब वो इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव आया है वो ये बदलाव आया है कि अब वहाँ पर जो इन वर्गों के, जिस वर्गों की हम बात कर रहे हैं, इस वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हम थावरचंद गहलोत को भी देख लें तो वो भी वैसे ही हैं। सत्यनारायण जटिया को देख लें तो वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए हुए हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सारे विधाओं के वो धनी हैं।
तो ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी श्रेणी में यदि ओम प्रकाश धुर्वे को लेते हैं तो वो भी वैसे ही है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो जहाँ ऐसे विद्वेष फैलाने वाली बातें होती है, इसकी काट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो तर्कसंगत बातें कर सके। तो इसलिए मध्य प्रदेश में खवासी लकमा टाइप के लोगों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखती है, जो बिल्कुल अंगूठा छाप हो लेकिन मंत्री बना दिए गए हों। बिल्कुल। इमरती देवी यदि मंत्री हैं तो वो भी कुछ पढ़ी लिखी है और मजबूरी के तहत वो मंत्री है। यदि भारतीय जनता पार्टी के कैडर से होती तो शायद इस पद पर नहीं पहुंची होती जहां पर वो हैं। चूंकि ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक सहमति के तहत आई है वो कुछ शर्तों के साथ, इसलिए उस पद पर है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस की सोच बिल्कुल अलग है। वो वाकई आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं, सोच विचार कर काम करते हैं, किस व्यक्ति को बढ़ाना है, किसको पीछे घटाना है, सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने के बाद, उस क्षेत्र की ज़रूरतों के बाद, जिस वर्ग के बीच में वो काम करने वाले, तब ये निर्णय लिए जाते हैं। तो यदि ये राष्ट्रीय टीम में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, तो ये मान के चले कि भाजपा इन पर लंबा दांव खेलने की कोशिश करने जा रही है। लंबा दाव खेलने वाली भटनागर जी, लेकिन एक और बात है कि अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो उनके पास तो कोई ऐसा चेहरा भी नहीं बचा इस चुनाव की। अगर हम बात करें कि पिछली बार जो उनको सफलता मिली थी ग्वालियर चंबल में, वो सिंधिया के चेहरे पर मिल गई थी। दलित नेताओं की बात करें या कांग्रेस की जो अल्पसंख्यक नेताओं की बात करें, आदिवासी की बड़ा हल्ला मचा था कि ओमकार सिंह मरकाम को कमान सौंपी जा सकती है। अल्पसंख्यकों में हम देख रहे हैं कि अगर इकलौते उनके जो विधायक हैं, जो सक्रिय हैं अभी, आरिफ मसूद, उनको हटा दिया जाए तो वो भी एक क्षेत्र विशेष में सीमित हैं। दलित चेहरे के नाम पर उनके पास कोई चेहरा बचा नहीं है। तो ऐसे में वो किसकी रणनीति के तहत या वो किस चेहरे के तहत इस चुनाव में जाएंगे? हालांकि कमलनाथ एक चेहरा है, लेकिन वो इकलौता ही चेहरा है। देखिए, कमलनाथ अगर शिवराज सिंह चौहान की तुलना में करेंगे तो वो भी चेहरा कहीं नहीं ठहरेगा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस में मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस तरह का प्रयास नहीं हुआ। हमने देखेंगे कि अर्जुन सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 80 से 85 के दौर में जी, तो उन्होंने अलग अलग वर्गों के कई सारे नेताओं को खड़ा किया था। चाहे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज हो, चाहे आदिवासी लीडरशिप हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक नेता हो, हर एक को उन्होंने एक स्पेस दिया था। और जब उसके बाद में लगातार अर्जुन सिंह का जब राजनीतिक पराभव हुआ दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह शायद वो ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए 10 साल में जिन्होंने किसी भी वर्ग के नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। बिल्कुल। और उसका खामियाजा ये 15 साल तक जो कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, या आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हम ढूंढे से नहीं, अल्पसंख्यक नेता की बात करें तो आरिफ मसूद भोपाल में ही राजनीति करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यकों में उनका क्या असर है? या आरिफ अकील लंबे समय से विधायक रहे, उन्होंने भी कभी वो नहीं किया कि पूरे मध्य प्रदेश के बीच में जाते, अल्पसंख्यकों के बीच में दौरे करते हैं। इनको लगता है कांग्रेस को कि अल्पसंख्यकों के वोट तो बीजेपी के कारण इनकी झोली में जाएंगे ही जाएंगे, तो उनकी गिनती तो अल्पसंख्यक वोटों से शुरू होती है। लेकिन ऐसा ही आप दलित या आदिवासियों के बारे में नहीं कर सकते। वहाँ तो पिक्चर बिल्कुल पलटी हुई है। जो झाबुआ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, 2003 के बाद से वो लगातार दरकता चला गया। अब हर बार आप देखेंगे कि वहाँ पे अभी बीजेपी की हार हुई, लेकिन उसके बावजूद उसका प्रेजेंटेशन था विधानसभा में। एक जमाना वो हुआ करता था जहाँ उसे एक सीट के भी लाले पड़ते थे, यानी एक सीट भी ना जीत पाती थी, वहाँ पे वो चुनाव जीतने लगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और निश्चित तौर पे इसके लिए ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांतिलाल भूरिया को हम आदिवासी नेता मानते हैं, लेकिन कांतिलाल भूरिया का असर झाबुआ के अलावा क्या खरगोन और बड़वानी में भी है? बिल्कुल। या धार में भी है? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका भी उपयोग नहीं कर पाए, तब भी मतलब कुछ नहीं कर पाए। तो उसके बाद जब वो कमलनाथ के समय में जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब आदिवासी सीटों पर जो बीजेपी के प्रति जो असंतोष था या जो जय आदिवासी संगठन का जो लाभ मिला इस एरिया में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो कायदे से भारत जो कांग्रेस है उसने अपनी पूरी लीडरशिप सभी वर्गों की लगभग चौपट कर दी है। और अब वो हम केवल मध्य प्रदेश में नहीं देख रहे, पूरे देश का एक जैसा सिनेरियो है। जी प्रभु जी, एक लीडरशिप की बात है, तो अगर इसको ग्वालियर चंबल के नज़रिए से भी देखा जाए तो पहले बीजेपी के पास 3-4 बड़े चेहरे, शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिव ज्योति एक्सप्रेस, जैसा कि सिंधिया पहले ही कह रहे हैं, एक समय माधव मोती एक्सप्रेस की हमने चर्चाएँ सुनी थी, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, वी.डी. शर्मा हो गए, और भी तमाम सारे छोटे बड़े नेता हैं, और एक चेहरा और शामिल कर लिया जाए वहाँ पर, अब लाल सिंह आर्य का। तो अब कांग्रेस के नज़रिए से चलें तो जो उनकी लीडरशिप है स्थापित वहाँ की, अगर वो डॉक्टर गोविंद सिंह की हम बात करें,
कमलनाथ की बात करें 2 बार दौरे कर चुके हैं, दिग्विजय सिंह भी इक्का दुक्का वहाँ जाते रहे हैं, लेकिन और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी को उस तरह से चुनौती दे पाए जिससे कि वो जो सरकार बनाने का मंसूबा देख रहा है वो पूरा हो पाए। तो ऐसे में कांग्रेस इस शून्य को कैसे भर पाएगी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस भाग्य के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी दिखाई देती है मुझे तो जी, क्योंकि वो पिछला चुनाव ही वो लगभग भाग्य के भरोसे ही सत्ता के करीब पहुंची थी, नहीं तो वो जो पिछले 3 चुनाव की जो इसके पहले की स्थिति थी उसी स्थिति को प्राप्त होने की कगार पर वाली पार्टी रही है वो, क्योंकि वो छत्रपों के आधार पर चुनाव लड़ती है। उनके नेता अपने लोगों को टिकट बांटते हैं, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति कितना आधार है, पार्टी का नहीं आदमी का आदमी। हाँ, यदि सिंधिया के एरिया में यदि हम कांग्रेसरिज्म की बात करें, दिग्विजय सिंह का कोई व्यक्ति बहुत मजबूत है लेकिन उसको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिंधिया का आदमी नहीं है। बिल्कुल, इस तरीके के जहाँ टिकटों की बंटवारा होता हो, जहाँ उम्मीदवार लड़ाए जाते हो, तो उस पार्टी से आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो विपक्ष में रहने के लिए संकल्पशील है, वो सत्ता की आस नहीं करती। लेकिन पिछली बार संयोग से उनके हित में निर्णय हो गया, लगभग उस सत्ता के करीब पहुंच गए, तो हासिल कर ली उन्हें ज़्यादा सीटों के साथ। लेकिन इस बार यदि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि जो 6 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने वो रणनीति नहीं अपनाई, वो मुकाबले की तैयारी नहीं की जो वहाँ पे ज़रूरत थी। यदि हम 80 सीटों की बात करें तो आज हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने लाल सिंह आर्य को उतारा है क्योंकि उस क्षेत्र में 80 सीटों की बहुलता है जहाँ पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने ऐसा कोई अपना नेता वहाँ पर नहीं उतारा, न कोई ऐसी तैयारी की। लाल सिंह आर्य आप देखिए पद मिलते ही साथ उस क्षेत्र में सक्रिय हो गए। आज वो शिवपुरी में है, चुनाव अभियान पे लगे हुए हैं, लगातार उस क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं पार्टी के काम से। और जो आपने भारतीय जनता पार्टी में कद की बात कही कि जिस तरीके से शिव ज्योति एक्सप्रेस की, तो भाजपा में मोर्चों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कभी भी जो मेन स्ट्रीम पदाधिकारी हैं बिल्कुल उनकी बराबरी पर पार्टी कभी उनको खड़ा होने का अवसर नहीं देती है। वो बच्चे कितने भी काबिल हों, लेकिन वो उनको हमेशा उनको नीचे ही गिना जाएगा, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश का लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष है तो स्वाभाविक तौर पर पूरी पार्टी का लीडर है। उसके मुकाबले एक मोर्चे का अध्यक्ष उनकी बराबरी पर खड़ा होता हुआ मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक कहीं दिखाई दिया हो। केवल युवा मोर्चा को यदि छोड़ दें तो वो उसके नेता कई जगह पर, क्योंकि युवाओं की एक ताकत उनके साथ होती है, वो जरूर दिखाई देती है। लेकिन जब वर्ग विशेष की बात आती है तो अनुसूचित जाति मोर्चे में कोई और वर्ग के व्यक्ति जुड़ जाएं, वो ताकत दिखाएं, ऐसी स्थिति वहाँ पर होती दिखाई नहीं देती जी। तो युवा मोर्चा एक चीज और बता रहा हूँ, जो प्रभु ने कहा जी कि कांग्रेस में किस तरह टिकट दिए जाते हैं, तो आप देखो कि भोपाल दक्षिण पश्चिम में 2008 में जो है दीपचंद यादव जो भोपाल के महापौर थे उनकी जमानत जब्त हो गई। बिल्कुल। उज्जैन के अंदर योगेश शर्मा को टिकट गया, जहाँ शहर पे मतलब कांग्रेस का असर है ऐसा नहीं, वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। रतलाम शहर में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो वो जो कांग्रेस का जो पैटर्न है वो अभी भी देखने को मिलेगा। इन उपचुनाव में भी कुछ टिकट ऐसे हैं जो हमें आपको देखने को समझ में आएंगे कि हुआ क्या है असल में। तो इस तरह का चयन अभी भी हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो बात वही है कि कांग्रेस को फाइट करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो मुझे लगता है प्रभु भी इससे सहमत होगा कि वो नहीं कर पा रही। जो फाइट करने के प्रयास है, लेकिन जब आप एक पूरी फौज से मुकाबला हो और अगर आप सोचो कि अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा, तो वो स्थिति में कांग्रेस दिख रही है। तो वो कैसे, वो तो जो दर्शक है या हम जो देख रहे हैं, जो आपने उदाहरण दिए आप दोनों ने, वो कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आता होगा, लेकिन लीडरशिप उससे सबक क्यों नहीं लेना चाहती कांग्रेस? यार एक राजनीतिक एक महान पार्टी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश में सालों राज किया, उसकी ये दुर्दशा हम पूरे देश में देख रहे हैं कि वो लोकसभा में चुम्मा ले से 54 सीटों तक पहुंच पाई। 5 साल के अंतराल में इतनी नीचे गिरी और गिर के उठी तो 10 सीटें बढ़ा पाई। तो अब आप अंदाज लगाओ कि पूरी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, वो सब कोलैप्स होकर एक परिवार तक सीमित रह गया है और अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब वो सारे जो कांग्रेस के लीडर, आज जो मौजूदा लीडर है, उनको लगता है कि हमारी वेतरणी भी इस परिवार से ही पार हो सकती है। तो जब तक आप मुक्त होकर संघर्ष नहीं करेंगे, आगे बढ़ने के लिए वास्तविक प्रयास नहीं करेंगे, राजनीति जो अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे और पूरे परिवारों के बीच में, तो सभी ऊपर से लेकर नीचे तक सब परिवारों में ही कैद हो गई। हम यही देख रहे हैं कि नकुल नाथ आगे आ गए, जयवर्धन सिंह आगे आ गए। आप बताइए कितने दूसरे चेहरे ऐसे हैं जो आए हैं। अभी हाल धार में टिकट दिया है, किसी बदनावर में तो किसी नेता के बेटे को टिकट दिया है। तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप अगर अपने नेता, वहाँ जो नेता है वो अपनी औलादों को टिकट दिलवा देते हैं, तो राजनीतिक जो कार्यकर्ता जो विचारधारा से जुड़ सकता हो, जो बीजेपी का विरोध करता हो, जो आरएसएस का विरोध करता हो, वो कैसे आगे आएगा?
बिल्कुल। अगर मान लो कोई वैचारिक आधार किसी कार्यकर्ता में है तो उसे आप कहाँ आगे बढ़ने दे रहे हो? बड़ा सवाल है और इस पर एक बार फिर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन समय अब और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कि हाथ का काम होता है, हाथ बढ़ाना, हाथ सहयोग देना, हाथ मिलाना और लोगों को आगे बढ़ाना। लेकिन हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का हाथ है वो अपनों के ही साथ नहीं है, यानी एक लीडर दूसरे लीडर से भी हाथ से मिलाने से परहेज रखता है, हाथ बढ़ाने से परहेज रखता है। और इस स्थिति से दो चार होने के बाद 15 साल संघर्ष के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार 15 महीने में इसी कारण चली गई कि एक दूसरे के लिए उसके नेताओं ने हाथ नहीं बढ़ाया। और इन सब के बीच जो बीजेपी एक नया कॉम्बिनेशन बना रही है, जिस प्रकार से नई लीडरशिप को उभारने का प्रयास हुआ है दलितों की और आदिवासियों के बीच, ऐसे में पिछड़े मोर्चे के उनके पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री और स्वर्ण वर्ग के उनके अध्यक्ष, वो भी क्या नज़रिया है उनका वो सबको पता है। और वो क्या जोड़ी जो मिलेगी और जब मैदान में उतरेगी तब वो क्या गुल खिलाएगी, इस पर भी सबकी नज़र होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सबक लेने वाली बात है और बीजेपी से खास तौर से कि लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे तैयार किया जाए ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए वो सामना कर पाए। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।